गुड मॉर्निंग क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे थे न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इस चैप्टर में अगला टॉपिक हमारा है एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी आर्ट और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में चोला साम्राज्य का क्या योगदान रहा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। द चोलाज वेयर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। चोला रूलर्स जो थे वो आर्ट और आर्किटेक्चर के बहुत बड़े संरक्षक थे, यानी आर्ट और आर्किटेक्चर को बढ़ावा देते थे, कला को, वास्तुकला को, स्थापत्य कला को बढ़ावा देते थे। They made significant contribution in these fields. The beautiful cities of Tanjore and Gangaikonda Cholapuram have been vividly described and praised by writers of the period. है ना। तो इन क्षेत्रों में जो आर्ट और आर्किटेक्चर का क्षेत्र था, इन क्षेत्रों में चोला पीरियड्स के रूलर्स ने बहुत अच्छे काम किए। और जो तंजौर शहर था या फिर गंगाईकोंडा चोलापुरम जो शहर था, जो राजेंद्र चोला के द्वारा बसाया गया था, इन शहर के बारे में जो वहाँ के जो राइटर्स थे, उस समय के जो राइटर्स थे, जो विटनेस थे वहाँ के शहर की सुंदरता के, उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से उन शहरों की सुंदरता का वर्णन किया। द चोलाज वेयर ग्रेट टेम्पल बिल्डर्स, है ना। और चोला पीरियड में बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स भी बने, है ना। द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर विच वॉज बिल्ट इन द 11th century AD बाय राजेंद्र फर्स्ट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, है ना। यहाँ पे तंजौर में जो बृहदेश्वर टेम्पल है, जो कि 11th century में राजेंद्र चोला के द्वारा बनवाया गया, राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया, जो कि लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। मोस्ट ऑफ द टेम्पल आर बिल्ट इन द द्रविडियन स्टाइल। और ज़्यादातर जो टेम्पल वहाँ पे बनते थे वो द्रविडियन स्टाइल में बनते थे, जो कि दक्षिण भारत का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है उसको द्रविडियन स्टाइल कहा जाता है। तो द्रविडियन स्टाइल में ही ज़्यादातर टेम्पल बनते थे। इन द चोलाज इनकरेज्ड क्राफ्ट्समैन टू मेक इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस इन बोथ स्टोन एंड मेटल, स्पेशली ब्रॉन्ज। और चोला पीरियड में जो क्राफ्ट्समैन होते थे, उनको जो राजा होते थे वो इनकरेज करते थे मूर्तियाँ बनाने के लिए, देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाने के लिए। वो मूर्तियाँ मेटल की भी बनती थी और स्टोन की भी बनती थी, लेकिन ख़ास तौर से जो मूर्तियाँ बनाने के लिए ये लोग प्रेरित करते थे वो ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ होती थी, यानी कांस्य की मूर्ति। द मोस्ट रिनॉन्ड ब्रॉन्ज इमेज ऑफ द पीरियड आर दोज ऑफ नटराज और द डांसिंग शिवा, है ना। तो जो सबसे जाना माना इमेज इस काल का रहा, चोला पीरियड का जो सबसे जाना माना मूर्ति कला के क्षेत्र में जो सबसे जाना माना इमेज रहा वो नटराज का इमेज रहा, जो कि ब्रॉन्ज इमेज कांस्य के द्वारा बनाया कांस्य। इस इमेज को बनवाने में कांस्य का इस्तेमाल किया गया, यानी ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया गया। आगे देखें, अगला टॉपिक है इमरजेंस ऑफ टेम्पल एज एन इंस्टीट्यूशन, यानी टेम्पल का इमरजेंस एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे कैसे हुआ, कैसे टेम्पल ना रह के एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे उभरा। ड्यूरिंग द चोला पीरियड टेम्पल आर्किटेक्चर मार्क्ड ए डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर रॉक कट टेम्पल मोनूमेंट्स टू इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, है ना। पहले क्या होता था चोला पीरियड से पहले कि ज़्यादातर टेम्पल जो होते थे वो रॉक कट स्टाइल में बनाए जाते थे, यानी चट्टानों को काट कर टेम्पल बनाए जाते थे, है ना। लेकिन चोला पीरियड में जो मंदिर बनने लगे, जो टेम्पल बनने लगे, वो इंडिपेंडेंट स्टाइल में बनने लगे। दे वेयर इनिशियली स्मॉल बट एवेंचुअली बिकेम इमेंस इन साइज एज दे एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ सरोगेट कोर्ट्स, है ना। ये शुरू में इनका ये छोटे होते थे, लेकिन बाद में जाके जो मंदिरों का आकार होता था, जो मंदिरों की भव्यता होती थी, वो बहुत ही विशाल होने लगी, बहुत बड़ी होने लगी। क्योंकि मंदिर अब सिर्फ जो मंदिर होता था वहाँ पे सिर्फ पूजा पाठ के उद्देश्य से ही लोग नहीं आते थे, एक कोर्ट का भी काम करता था मंदिर। तो कोर्ट में जैसे कोर्ट का जो काम होता है वो काम भी मंदिर के द्वारा लिया जाता था। ड्यूरिंग द चोला पीरियड द टेम्पल्स इमर्ज्ड एज ए नोडल पॉइंट ऑफ ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके अलावा चोला पीरियड में ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन का एक महत्वपूर्ण पॉइंट भी माना जाता था टेम्पल्स, है ना। यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था या फिर ट्रेड होता था या फिर जो कोर्ट का जो काम होता था, ये सब काम मंदिर से लिए जाते थे। द टेम्पल्स वेयर मेंटेन्ड बाय द ग्रांट्स मेड बाय विलेज असेंबलीज, मर्चेंट्स गिल्ड्स एंड रॉयल ग्रांट्स। और जो मंदिर बनवाए जाते थे वो विलेज असेंबली के द्वारा जो ग्रांट्स दिए जाते थे, मर्चेंट्स गिल्ड्स
आप लोग मर्चेंट गिल्ड्स के बारे में जानते होंगे कि जो मर्चेंट्स होते थे शहरों के अंदर, वो अपना गिल्ड्स बनाते थे, अपना श्रेणी बनाते थे, है ना। तो जो एक गिल्ड्स किसी विशेष चीज़ का व्यापार करने वाले मर्चेंट्स का जो विशेष गिल्ड्स होता था, वो गिल्ड्स के सदस्य ही, जो उस गिल्ड्स के सदस्य होते थे, वही उस चीज़ का व्यापार कर पाते थे। जो बाहरी मर्चेंट है, जो उस गिल्ड्स का सदस्य नहीं है, वो ट्रेड नहीं कर सकता था। तो ऐसी व्यवस्था थी, तो इसको ट्रेड गिल्ड्स कहा जाता था। तो ट्रेड गिल्ड्स के द्वारा विलेज असेंबलीज के द्वारा या फिर राजा के द्वारा जो भी ग्रांट्स दिए जाते थे, उन्हीं ग्रांट से मंदिर बनते थे। अगला टॉपिक है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। द चोला पीरियड विटनेस द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज सच एज तमिल, तेलुगु एंड कानड़ा, है ना। चोला पीरियड में तमिल, तेलुगु, कानड़ा जो रीजनल लैंग्वेज थे, जो क्षेत्रीय भाषा थी, उनका भी उद्भव हुआ, उनका भी विस्तार हुआ। मेनी लिटरेरी वर्क्स वे आर ट्रांसलेटेड इनटू दिस लैंग्वेज, है ना। बहुत सारे जो लिटरेरी वर्क थे, उनका ट्रांसलेशन इन भाषाओं में हुआ, तमिल, तेलुगु, कानड़ा, इन भाषाओं में बहुत सारे जो हिंदी के लिटरेचर थे या फिर हिंदी के लिटरेचर थे, उनका ट्रांसलेशन इन भाषाओं में किया गया। अगला टॉपिक देखिए, तुर्किश इन्वेशन, यानी तुर्क के लोगों ने कैसे इंडिया पे इन्वेशन किया, इंडिया पे आक्रमण किया और किस प्रकार यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, जो शासन प्रणाली थी, उसको बदल डाली। द राजपूत्स वेयर कॉट अनवेयर बाय द तुर्क्स एंड द अफगान्स हु इन्वेडेड इंडिया टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी, है ना। जो राजपूत्स थे वो तुर्क और अफगान के इन्वेशन से बिल्कुल मतलब असावधान थे, अनजान थे कि हाँ तुर्क और अफगान का इन्वेशन भी हो सकता है। लेकिन 10th सेंचुरी के बाद भारत पे तुर्क और अफगानों का आक्रमण होना शुरू हो गया। द तुर्क्स अलॉन्ग विथ द अफगान्स केम इनटू इंडिया थ्रू पासेस इन द माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, है ना। 10th सेंचुरी के आसपास तुर्क और अफगान जो थे, वो माउंटेन पैसेज के द्वारा इंडिया में उन्होंने प्रवेश किया। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट दिशा में जो माउंटेन पैसेज है, उन माउंटेन पैसेज जिनको दर्रा कहा जाता है, उन दर्रों के द्वारा इंडिया में उन्होंने प्रवेश किया। तो देखिए, इसमें पहले है महमूद ऑफ गजनी, जो कि गजनी का महमूद था। महमूद वाज द रूलर ऑफ गजनी नाउ इन अफगानिस्तान, है ना। ये गजनी का रूलर था, जो गजनी आजकल अफगानिस्तान में है। ही नीडेड ए लार्ज आर्मी टू मेक गजनी द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द रीजन, है ना। तो अपने क्षेत्र में गजनी को सबसे पावरफुल रीजन बनाने के लिए उसको बहुत बड़ी आर्मी चाहिए थी, बहुत बड़ी सेना उसको चाहिए थी। ही हैड हियर्ड अबाउट द वेल्थ ऑफ द किंगडम्स ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया, और उसने नॉर्थर्न इंडिया के वेल्थ के बारे में सुन रखा था कि हाँ, इंडिया के पास कितना सारा धन है, कितना सारा वेल्थ है। सो ही डिसाइडेड टू रेड इंडिया टू कलेक्ट मनी टू रेज ए लार्ज आर्मी। तो इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि इंडिया पर आक्रमण किया जाए और आक्रमण करके अपनी सेना का विस्तार करने के लिए वहाँ से पैसा इकट्ठा किया जाए। इन ए स्पैन ऑफ 26 ईयर्स, यानी 1000 to 1026, यानी 1000 ईस्वी से लेके 1026 ईस्वी तक महमूद इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, है ना। तो 1000 ईस्वी से लेके 1026 ईस्वी तक उसने इंडिया पर 17 बार आक्रमण किया। His early raids were against the Hindustani rulers of Punjab. He defeated Jaipal and Anangpal and got a large tribute from them, है ना। तो उसका जो शुरू का जो इन्वेशन रहा, वो पंजाब वाले क्षेत्र में रहा। जो रूलर्स पर वो अलग अलग रूलर्स पर वो आक्रमण करता था। तो जो शुरुआत में जो उसने इन्वेशन किया, उसमें पंजाब के जो रूलर्स थे, जयपाल और आनंदपाल, उन दोनों पर उन्होंने आक्रमण किया और उनसे बहुत बड़ा धन इकट्ठा किया। ही ऑल्सो अटैक द रिच टेम्पल टाउन्स ऑफ इंडिया, और इसके अलावा उसने उसका जो लक्ष्य होता था वो मंदिर होता था। मंदिर पर वो ज़्यादातर आक्रमण करता था, क्योंकि पता था उसको कि मंदिर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का केंद्र है, कोर्ट का केंद्र है, ट्रेड का केंद्र है। तो चूँकि शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु मंदिर माना जाता था उस टाइम, तो मंदिर में बहुत सारा संपत्ति होता था, बहुत सारा धन होता था मंदिर के अंदर। ये बात उसको पता थी। तो मंदिर उसका जो लक्ष्य होता था आक्रमण के समय, वो मंदिर पर होता था उसका। ही रेड मथुरा एंड कन्नौज इन 1018, है ना। 1018 ईस्वी में उसने मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण किया। एंड सोमनाथ इन 1026, और सोमनाथ पर उसने 1026 ईस्वी में आक्रमण किया।
However, Mahmud of Ghazni was not interested in ruling the territories he conquered. It was Muhammad Ghori after 1.5 century who established the Muslim rule in India. अब देखिए इतना सारा 17 बार इंडिया पर आक्रमण करने के बाद, लूटपाट करने के बाद भी वो इंडिया पर शासन करने में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य था इंडिया से पैसा ले जाके इकट्ठा करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना, अपनी सेना का विस्तार करना। तो इस इंडिया में उसने शासन नहीं किया। इंडिया पर शासन करने वाला जो मुस्लिम रूलर था वो था मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, है ना। तो मोहम्मद गोरी जो था, जो कि उसके बाद उसने इंडिया पर आक्रमण किया, है ना, उसने इंडिया पर अपना शासन स्थापित किया। तो उसके बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज सिर्फ महमूद ऑफ गजनी के बारे में ही पढ़ना था, है ना। तो आगे हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त होगा। ठीक है।